हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन टॉप 12 करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की जो है वो संभावना रहती है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम 19 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे सेशंस की खासियत ये है कि हम हर दिन ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। पूरी कोशिश यहाँ पे रहती है कि आपका कम समय लेते हुए हम लोग आपका मैक्सिमम रिवीजन करवा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और हमेशा की तरह हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो पढ़ा है उसको हम क्विकली यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कल का, सितंबर 2025 में दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दलीप ट्रॉफी का जो 62nd एडिशन था वो किसने जीता है? आंसर है सेंट्रल जोन ने। ठीक है, किसको हरा के जीता है? तो इन्होंने हरा था साउथ जोन को। इसी के साथ ये सेंट्रल जोन की जो है वो 7वीं दिलीप ट्रॉफी थी। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे बन गए हैं हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट के सचिव। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये पहले एडवाइज़र भी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर जिसका नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन हुआ है अहमदाबाद के नारनपुरा में। ओके, और स्पेशली क्यों किया गया है? क्योंकि जो 2036 में इंडिया ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने वाला है उसकी तैयारी के लिए। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया? हमने ये 16 सितंबर को मनाया। इस साल की थीम रखी थी हमने विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। सितंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज किन देशों के बीच में आयोजित हुआ? तो ये 3 देशों के बीच में हुआ है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच। आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ? यानी कि तो जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया में है ये। यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कब से कब तक? 15 से लेके 19 सितंबर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन हुआ था कोलकाता में। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रखा गया था? सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए रूपांतरण। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? ये हैं साबिता भंडारी। इसी के साथ क्योंकि यहाँ पे केपी शर्मा ओली जो है वो अपना पद छोड़ चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं जो कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुशीला कार्की। ठीक है, किस टीम ने भारत को फाइनल्स में हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता? ये कंट्री है चीन। उप विजेता इसमें भारत थी। आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ? यानी कि तो हांगझोउ चीन में हुआ। ठीक है, और तीसरे पोजीशन पे इसमें कौन सी कंट्री थी? तो जापान। चीन, भारत, जापान, ये टॉप 3 कंट्रीज थी इस इवेंट पे। किस देश ने जंगली कोलाओं को क्लैमाइडिया संक्रमण से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी? तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तिरुमाला हिल्स एर्रा मट्टी डिबालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। तिरुमाला हिल्स की बात करेंगे तो ये तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है और एर्रा मट्टी डिबालू जो है वो विशाखापट्टनम के आसपास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ अगस्त के लिए दिया गया मोहम्मद सिराज को, ये इंडिया के प्लेयर हैं। और महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ दिया गया ऑर्ला प्रेंडरगॉस्ट को, जो कि आयरलैंड को बिलोंग करती हैं। सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर है यहाँ पे भारत। और इसको कौन आयोजित करेगा इंडिया में? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसी के साथ इंडिया इस इवेंट को तीसरी बार होस्ट करने वाला है। पहले हमने कब किया है? तो पहली बार हमने 1960 में किया था, फिर 1997 में और फिर 2013 में। तो ये क्विक रिवीजन हो गया हमारे कल के क्वेश्चंस का। अगर कोई इनको डिटेल में पढ़ना या समझना चाहता है तो वो हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकता है, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अब अपना आज का सेशन। और शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हमारी जो अगस्त मंथ की मंथली ई बुक है वो रिलीज़ कर दी गई है। साथ ही लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो कोई अगर इंटरेस्टेड है, कोई इनको परचेज करना चाहता है तो वो इस वेबसाइट को जाके विजिट कर सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा सैम्पल है हमारी ई बुक का। ये अगस्त 2025 की मंथली ई बुक है जिसमें टॉप 550 प्लस MCQs दिए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, साथ ही पिक्चर के साथ। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है
और लॉन्ग टर्म तक आप उसको फिर याद रख पाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा सैम्पल है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहता है तो वो इस हमारी वेबसाइट पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 2,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अम्बू करंगल योजना का शुभारंभ किया है? आपको बताना है कि अम्बू करंगल स्कीम कौन से स्टेट की है। आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको 2,000 रुपये की हर माह वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। इन्होंने सितंबर 2025 को अम्बू करंगल योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत उन बच्चों को 2,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिन्होंने अपने दोनों माता पिता को खो दिया है या जिनके जीवित माता पिता उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं। ठीक है, तो ये उन सभी लोगों बच्चों के लिए है। उनको 2,000 रुपये हर महीने प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको याद रखना है कि ये तमिलनाडु की स्कीम है। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। जैसा कि हमने बात करी, इसके चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और फिलहाल गवर्नर कौन है? तो मिस्टर R.N. रवि। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत बार राज्यों की योजना के बारे में पूछा जाता है, तो आइए यहाँ पर हम क्विकली एक बार रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट्स की जो भी खास योजनाएं आई हैं उनके बारे में। पहला है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये योजना है हरियाणा की। औपचारिक विश्राम अवकाश योजना है सिक्किम स्टेट की। अन्नदाता सुखी भव योजना है आंध्र प्रदेश की। अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। थय्यू मानवर योजना है तमिलनाडु की। श्रमश्री योजना है पश्चिम बंगाल की। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना है बिहार की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है बिहार की। राहवीर योजना है मध्य प्रदेश की। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना जो है वो तेलंगाना की है। एती कोली दुती पात योजना जो है वो असम की है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज़्यादातर जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें सिर्फ इसी तरह से नाम पूछ लिया जाता है और स्टेट पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं और बड़े लेवल के एग्जाम पे बैठेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में भी बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर योजना में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महिला यानी यूनाइटेड नेशंस वुमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त कर लिया गया है? सितंबर 2025 में किनको रीअपॉइंट किया गया एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वुमेन इनके दूसरे टर्म के लिए? आंसर है डॉक्टर सीमा बहोस। ठीक है, ये बन गई हैं फिर से एक बार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनाइटेड नेशंस वुमेन में। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो कि हैं एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने डॉक्टर सीमा सामी बहोस को संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया है। डॉक्टर सीमा सामी बहोस एक जॉर्डन की राजनयिक और महिला अधिकार अधिवक्ता हैं। ठीक है, कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं ये याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस वुमेन की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं से संबंधित ये मुख्य संगठन है जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है। इसका गठन हुआ था 2 जुलाई 2010 में यूनाइटेड नेशंस महिला विकास कोष और अन्य संबंधित संस्थाओं के विलय से। ठीक है, तो कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो 2010 में। ओके, यूनाइटेड नेशंस वुमेन का हेडक्वार्टर याद रखना है आपको कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क में और किस किस बॉडी का हेडक्वार्टर है? सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस वुमेन का मैंने आपको बताया, फिर है यूनाइटेड नेशंस का भी यहीं पे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में लाई करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का फॉर्म हुआ था 1945 में। इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको याद रखना है कि इनकी जो बॉडी है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसमें नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसी साल अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम है DNA किएटा। ठीक है, ये कौन सी कंट्री से हैं? ये गिनिया को बिलोंग करते हैं। तो ये आपसे रिसेंट अपॉइंटमेंट में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सिरारा खोंग हथेई चिली फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर राज्य के उखरूल जिले के सिरार खोंग गांव में 16 से लेकर 18 सितंबर 2025 तक ये 14वां सिरार खोंग हथेई मिर्च महोत्सव मनाया गया। ये महोत्सव हथेई मिर्च सिरार खोंग हथेई के नाम से भी जाना जाता है। ये महोत्सव हथेई मिर्च की खेती, संरक्षण और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। याद रखने वाली बात क्या है कि इस प्रोडक्ट को वर्ष 2021 में GI टैग मिला था। ठीक है, तो कौन से स्टेट का ये प्रोडक्ट है? आंसर है मणिपुर का। इसी चीज़ के लिए ये फेस्टिवल भी मनाया जाता है। फाइन, यहाँ पे और भी क्या है ऑप्शंस में देखते हैं। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा में एक बहुत फेमस फेस्टिवल है जो मनाया जाता है
इसका नाम है नुआखाई। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि नुआखाई कौन से स्टेट का त्यौहार है, आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। सिमिलरली एक और फेस्टिवल है जिसका नाम है हॉर्नबिल, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये कौन से स्टेट का त्यौहार है, तो नागालैंड का। ठीक है। इसी के साथ एक तो हो गया हॉर्नबिल, दूसरा हो गया यहाँ पे पक्के पागा हॉर्नबिल। नाम से सेम लगते हैं लेकिन इसमें पक्के पगा ऐड है, और पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। तो ये अलग अलग त्यौहार हैं, इनको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। इसी के साथ चलिए मणिपुर का राज्य दर्शन कर लेते हैं। राजधानी इसकी है इम्फाल। राज्य की स्थापना दिवस यानी कब यह फॉर्म हुआ था, 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, वैकेंट है क्योंकि राष्ट्रपति का शासन चल रहा है, प्रेसिडेंट्स रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। आधिकारिक भाषा मेतोलिन, ये मणिपुरी भाषा है। राजकीय पशु है संगाई, राजकीय पक्षी है श्रीमती ह्यूमका तीतर, राजकीय वृक्ष है तून, राजकीय फूल है शुरुई लिली। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, नागालैंड, मिजोरम और असम। एक पड़ोसी देश है म्यांमार। मणिपुर के महोत्सव कौन कौन से हैं, पहला है याओशांग उत्सव, सेकंड है संगाई उत्सव और थर्ड है चेरोबा, ये मणिपुरी का नववर्ष होता है। ठीक है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किस अधिनियम के तहत राज्य बनाए गए थे, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम जो 1971 का है। किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है, तो ये है मणिपुर स्टेट। ठीक है। तो ये हो गई सारी स्टैटिक्स चीज़ें मणिपुर के बारे में, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हमने कब सेलिब्रेट किया है, आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को। ठीक है। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल हम 17 सितंबर को मनाते हैं। इस दिवस का पर्पस क्या है, नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल में सुरक्षा के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी, प्रत्येक नवजात शिशु और प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल, यानी सेफ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न एंड एवरी चाइल्ड। ठीक है। तो किसी भी डे से 2 ही चीज़ें पूछी जाती है कि पर्टिकुलर दिन कब मनाते हैं और दूसरा उस साल के लिए थीम क्या रखी गई थी। ऑप्शंस में यहाँ और क्या क्या है, यहाँ पे है ऑप्शंस में आपके पास 15 सितंबर। 15 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ हम मनाते हैं, पहला इंटरनेशनल लेवल पे डेमोक्रेसी डे हम सेलिब्रेट करते हैं यानी लोकतंत्र दिवस, और दूसरा यहाँ पे इंजीनियर्स डे भी हम इसी दिन मनाते हैं। ठीक है। फिर है ऑप्शंस में 16 सितंबर, इस दिन हम मनाते हैं ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे को सेलिब्रेट करते हैं हम 16 सितंबर को। और 20 सितंबर को तो कोई खास दिन नहीं होता, लेकिन 21 सितंबर को ज़रूर होता है। 21 सितंबर को होता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यानी हम इस दिन बात करते हैं कि जो भी न्यूक्लियर आर्मामेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और हमें पूरे दुनिया में पीस को इस्टेब्लिश करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ज़रूरी होता है कि हम करंट अफेयर्स को रिलेट करके याद रखें, अदरवाइज़ ज़्यादा दिन तक आपको नहीं याद रहने पाएगा करंट अफेयर्स। अगर हम चाहते तो आंसर देख के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन और सारे ऑप्शंस को भी इस तरह एनालाइज करना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है। तो एससीओ की समिट 2027 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगा, आंसर है यहाँ पे पाकिस्तान। वर्ष 2027 में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा और इस बात की घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है। ये इसका 27वां संस्करण था। एससीओ का जो 2026 का शिखर सम्मेलन है वो कौन होस्ट करेगा, तो बिश्केक किर्गिस्तान, और ये इसका 26वां संस्करण होगा। और इस साल यानी 2025 में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो तियानजिन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा होस्ट किया गया। ठीक है। तो 2025 में चाइना होस्ट कर रहा है, 2026 में किर्गिस्तान और 2027 में पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। ठीक है। यहाँ पे समरी में बात कर लेते हैं कि एससीओ क्या है। फुल फॉर्म इसका क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। स्थायी सचिवालय कहाँ पर है, तो बीजिंग चाइना में। इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो रूसी और चीनी। वर्तमान में महासचिव हैं इसके नुरलान यर्मिकबायेव, और पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं 2 इसमें, कौन कौन सी, अफगानिस्तान और मंगोलिया, यानी इसके ये ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ठीक है। और वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसका पहले नाम था शंघाई 5 संगठन और इसकी स्थापना 1996 में 5 देशों के द्वारा की गई थी। ठीक है। और कौन कौन से 5 देश थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको फाउंड किया था, जिसका नाम पहले शंघाई 5 रखा गया था। और इसका भारत कब सदस्य बना है, तो 9 जून 2017 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया था एससीओ को, तो 2017 में। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि टाइम कम होता है तो इससे ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार फिडे महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो सितंबर में कौन सी प्लेयर हैं जिन्होंने फिडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट को दूसरी बार लगातार जीत लिया है? ये हैं वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, तो भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू उज्बेकिस्तान में हुए फिडे महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीतकर लगातार 2 बार ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, पहले 2 बार इन्होंने कब जीता? तो एक बार 2023 में और एक बार इसी साल 2025 में। वहीं फिडे पुरुष ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट खिताब की बात करेंगे तो अनीश गिरी ने जीता है इसको, जो कि नीदरलैंड के लिए खेलते हैं। उन्होंने अंतिम राउंड में अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हंस नीमन को हराकर ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, इस जीत से दोनों को 2026 के कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के लिए सीधा क्वालिफिकेशन मिल गया है। तो यहाँ पे आंसर है आपका वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शंस में और क्या है? तो पहला है यहाँ पे कैटरीना लाग्नो, ये कौन से कंट्री के लिए प्लेयर हैं? तो आंसर है रशिया से, ये रशिया से हैं। सेकंड है बिबिसारा असुबायेवा, ये कजाकिस्तान के लिए खेलती हैं। और थर्ड है तन झोंगी, ये चाइना की प्लेयर हैं। ठीक है, तो आपको कंट्री एटलीस्ट पता होना चाहिए इनका। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया प्रायोजक यानी लीड स्पॉन्सर किसे चुना गया है? इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी है उसके लिए लीड स्पॉन्सर बना दिया गया है यहाँ पे अपोलो टायर्स को। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया लीड स्पॉन्सर अपोलो टायर्स को चुना गया। ये डील 3 साल के लिए हुई है, यानी 2025 से लेकर 2028 तक अब यही इसके लीड स्पॉन्सर बने रहेंगे, जिसके तहत अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को 589 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। ये पिछले स्पॉन्सर ड्रीम 11 के समझौते से कहीं ज़्यादा है, जिसमें प्रति मैच लगभग 4.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी डील हुई है और अगले 3 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लीड स्पॉन्सर अपोलो टायर्स ही रहने वाले हैं। ठीक है, अपोलो टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर, ये प्रमोट करते हैं अपोलो टायर्स को। साथ ही सचिन तेंदुलकर जो है वो रेडिट के भी ब्रांड एम्बेसडर इसी साल बने हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल ये इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में न्यायमूर्ति एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का 10वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस एम सुंदर जो है वो कौन से हाई कोर्ट के 10th नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं? आंसर है मणिपुर के उच्च न्यायालय के। जस्टिस एम सुंदर ने 15 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन इम्फाल के दरबार हॉल में आयोजित हुआ था, जहां पर मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, उन्होंने इनको ये पद की शपथ दिलाई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत अनिवार्य है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल इसके लिए है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मणिपुर हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस बन गए हैं, इनका नाम है जस्टिस एम सुंदर। इसी के साथ हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसी साल बने हैं। कौन? जस्टिस बी के गवाई। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये रिसेंट अपॉइंटमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिस बी के गवाई हमारे नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। इसी के साथ ये 52nd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हाई कोर्ट हैं जिनके नए चीफ जस्टिस इसी साल बने हैं। जैसे कि हम अगर बात करेंगे यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट की, तो मद्रास हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस एम श्रीवास्तव। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? जस्टिस मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव। सेकंड बात करेंगे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की, यहाँ पे नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजीव सचदेवा। फिर थर्ड बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट की, और बॉम्बे हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं श्री चंद्रशेखर। ठीक है, तो ये हैं जस्टिस मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव जो कि मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं। फिर हैं जस्टिस संजीव सचदेवा, ये एमपी हाई कोर्ट के हैं। और थर्ड है यहाँ पे श्री चंद्रशेखर, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं। तो जस्टिस एम सुंदर के साथ साथ आपको ये सारे अपॉइंटमेंट्स भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और मॉरिशस ने किस स्थान पर एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडिया और मॉरिशस ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट पे साइन किया है जिसमें डिसाइड हुआ है कि एक सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? तो डिएगो गार्सिया पे। ठीक है, तो भारत और मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह में अमेरिका ब्रिटिश सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया के पास एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इस समझौते के तहत भारत को चागोस क्षेत्र में सैटेलाइट ट्रैकिंग और डेटा रिसीविंग स्टेशन बनाने की अनुमति मिल गई है, जो कि हिंद महासागर में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ावा देगा। ठीक है, कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है? तो इंडिया और मॉरिशस के बीच में।
अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र जिसका नाम है अपोलो एथेना, इसका उद्घाटन किसने किया है? ये एशिया का पहला डेडिकेटेड कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है वुमेन के लिए, जिसका नाम है अपोलो एथेना, और इसको न्यू दिल्ली में किसने इनॉग्रेट किया है? तो यहाँ की नई चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने। ठीक है, तो नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। इसे अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने तैयार किया है। यह केंद्र विशेष रूप से महिलाओं के कैंसर उपचार के लिए समर्पित है और इसमें उन्नत तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उपलब्ध है जो कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान से लेकर पूर्ण उपचार तक की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? आंसर है नई दिल्ली में। खास बात क्या है? ये एशिया का पहला ऐसा कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है वुमेन के लिए। यहाँ पे नई दिल्ली की बात करेंगे तो पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन इसी साल यहाँ पर बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया है। बीजेपी ने इलेक्शन जीता और उसके बाद यहाँ पे नई चीफ मिनिस्टर बन गई हैं रेखा गुप्ता। ठीक है, आइए यहाँ पे हम 2025 के कुछ प्रमुख उद्घाटन को रिवाइज कर लेते हैं। पहला है, महाराष्ट्र राज्य के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो न्यापने जलप्रपात पे। प्रधानमंत्री मोदी ने तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया तमिलनाडु में। अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण हुआ है श्रीलंका में। भारतीय प्रबंधन संस्थान ने ज्ञानोदय शैक्षणिक नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझीकोड में। पांचवा प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन हुआ है बदायूं उत्तर प्रदेश में। नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट पुल जिसका नाम है सिगंदूर ब्रिज, इसका उद्घाटन किया गया है कर्नाटका में। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सिगंदूर ब्रिज कहाँ पर लोकेटेड है? तो कर्नाटका में। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला रखी है गोमती त्रिपुरा में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एग्रीटेक इनोवेशन हब और स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया मेरठ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फेनोम इंडिया के अंतर्गत स्थापित नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। और सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय स्टैब्लिश किया है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 7 नए स्थलों को शामिल किया है। इसके बाद संभावित सूची में भारत के कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो इंडिया ने हाल ही में 7 अपनी नई साइटें ऐड करवाई हैं यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। और इस एडिशन के बाद टेंटेटिव लिस्ट में इंडिया की तरफ से कितनी साइट्स हो गई हैं? तो आंसर है 69। ठीक है, भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 7 नए स्थलों को शामिल किया है, जिसके बाद भारत की कुल संभावित सूची में शामिल स्थलों की संख्या 69 हो गई है। इसमें से 49 यानी 49 स्थल सांस्कृतिक हैं यानी कल्चरल हैं, 17 इसमें से प्राकृतिक यानी नेचुरल हैं और 3 इसमें मिश्रित श्रेणी के हैं यानी मिक्स्ड हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब लिस्ट में 69 साइट्स इंडिया की तरफ से हो गई हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में। जो हाल ही में इंडिया ने 7 नई साइट ऐड करी हैं इस लिस्ट में, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये 7 नए शामिल प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं। पहला है एरामट्टी डिब्बालू जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। दूसरा है तिरुमला हिल्स, ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। थर्ड है वर्कला क्लिफ, वर्कला केरला में है। फोर्थ है डेक्कन ट्रैप्स, पंचगनी और महाबलेश्वर महाराष्ट्र का। पांचवा है सेंट मैरीज द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक धरोहर, उदुपी कर्नाटका में है ये। और 6th है यहाँ पे मेघालय युकी गुफाएं, ईस्ट खासी हिल्स और मेघालय में है ये। फिर लास्ट है नागा हिल ओफियोलाइट किफरे जो कि नागालैंड में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये हमारे नए 7 शामिल प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। साथ ही इसी साल अगर हम बात करें तो यूनेस्को ने ऐड किया था हमारे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को अपनी लिस्ट में। ये मतलब नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई थी यूनेस्को की। और इसी के साथ जो हमारा भगवत गीता है और नाट्य शास्त्र है, इसको इन्होंने ऐड किया था अपने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में। ठीक है, तो ये भी इसी साल हुआ है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूनेस्को ने इनको अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? पेरिस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कश्मीर पर लिखी गई गैर काल्पनिक किताब जिसका नाम है द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां की लेखिका कौन है? इस किताब को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा इप्सिता चक्रवर्ती, ये इनकी किताब है और कश्मीर पर लिखी गई है ये गैर काल्पनिक किताब। इस किताब में कश्मीर के संघर्ष और वहाँ के लोगों की कहानियों को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो आपको सिंपली राइटर का नाम याद रखना है कि इस किताब को किसने लिखा है। आंसर हो जाएगा इप्सिता चक्रवर्ती। यहाँ पे ऑप्शंस में अरुंधति रॉय भी हैं और इनकी एक बहुत फेमस किताब इसी साल आई है जिसमें कि इन्होंने अपनी माँ के साथ का रिलेशन इसमें डिस्क्राइब किया है और इस बुक का नाम है मदर मैरी कम्स टू मी।
तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अरुंधति रॉय की किताबें जो है वो एग्जाम में बहुत बार आती हैं। तो मदर मैरी कम्स टू मी इन्होंने इसी साल लिखी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई रियली होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। हमेशा की तरह लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पे हम टेस्ट रखते हैं, ताकि आप खुद को भी एनालाइज कर सकें कि आपने कितना समझा, कितना पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया प्रायोजक लीड स्पॉन्सर किसे चुना गया। दूसरा है, सितंबर 2025 में सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। और तीसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार फिडे महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, जिनका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे वाइंड अप होता है। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा सेशन। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। तो इसी तरह से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।